तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो मार्किंग की थी वो आपके फिनॉल्स तक कंप्लीट कर ली थी। अभी फिनॉल्स के आगे की मार्किंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या पार्ट है हमारी मार्किंग करने लायक। तो ईथर्स के इंट्रोडक्शन की मार्किंग तो देखो इससे पहले ही मैं ऑलरेडी आपको करवा कर दे चुकी हूँ जब इस चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग नहीं कर रहे थे। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में तुम्हें शायद याद होगा कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनॉल्स क्या होते हैं, ईथर्स क्या होते हैं, ये सारा डिस्कशन वहाँ पे ऑलरेडी चल रहा था। ठीक, तो बस कंटिन्यू करते हैं। अभी ईथर्स को प्रिपेयर करने की एक रिएक्शन तो हर स्टूडेंट के मुंह में रटी हुई होती है, वो ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन सबसे पहला। ठीक है, ये रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो कोई या किसी को ना पता हो तो भाई उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही क्या पढ़ी। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन वन ऑफ द फेमस नेम रिएक्शंस है जिसे हम यूज़ करते हैं किस पर्पज़ के लिए, सिंथेसिस ऑफ ईथर के लिए, ईथर को प्रिपेयर करने के लिए। खैर टेक्स्ट बुक में तो ये उतना डिटेल में नहीं दिया है, इसको तो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी तुम लोगों को सिखाए हैं। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोगों को बुक में जितना दिया है हमारी मार्किंग तो हमको सिर्फ उतनी ही करनी है। चलो तो मूव करते हैं फिर। सबसे पहला दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिए ईथर्स की, तुम्हारी बुक में पढ़ने के लिए अच्छा है, कम पढ़ना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। पहला दिया हुआ है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को देख लेते हैं क्या है इसमें। देखो डिहाइड्रेशन का सिंपल मीनिंग यही होता है माइनस मतलब H2O को निकालना है ना, वाटर को निकालना इज़ नोन एज डिहाइड्रेशन। अगर आप H2O हटा रहे हो किसी चीज़ में से तो उसको कहते हैं डिहाइड्रेट करना। डिहाइड्रेट करने के लिए बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, है ना। डिहाइड्रेट करने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। जैसे कि आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हो, कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड यूज़ कर सकते हो। और अभी अभी इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मैडम हम लोग एल्यूमिना नामक ये पदार्थ इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस थिंग्स दैट यू कैन यूज़ फॉर द पर्पस ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं आपके पास कोई अल्कोहल है और अगर आपने उस पर्टिकुलर अल्कोहल में क्या डाल दिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ DA डाल दिया, तो आपको पहली बात तो दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिलेंगे, दोनों से दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे। उन दोनों अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में से एक H2O को हटाया जाएगा, ठीक है, और वो अपने आप वहाँ से क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। सो ये हो गई पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें आपको क्या करना है कि व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के एग्जाम्पल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, ठीक है, और आप लोगों का एल्यूमिना हो सकता है ना। तो ऐसे केस में आप उनमें से क्या कर लीजिए, रिमूव कर लीजिए वाटर का मॉलिक्यूल और आपको क्या मिल गया, ईथर मिल गया। डन, अच्छा, बहुत ही अच्छी बात। तो अभी इसको अगर लेट से पेपर में आता है कि डिस्कस द वेरियस मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो उसमें पॉइंट आप पहले तो हेडिंग डाल देंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये आपकी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फिर उसमें आप सब पॉइंट्स डालेंगे। पहला सब पॉइंट डालेंगे कि व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद इतना इतना, ठीक है। अच्छा, तो ईथर और एन अल्कीन कैन फॉर्म डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, अल्कीन बनने के भी चांसेस होते हैं। अच्छा, खैर उसके बाद एक एग्जाम्पल ले देना ये वाला, और यहाँ पे आप लोगों का डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ख़त्म होता है, ठीक है। अच्छा, अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमेशा ऐसा नहीं होगा कि देखो मैडम ये तो गारंटी है कि हमेशा ईथर बनेगा ही बनेगा, ऐसा नहीं होता। हमेशा ईथर बनेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पर क्या बन रहा हो, वहाँ पे अगर आपने टेम्परेचर 443 केल्विन के आसपास का ले लिया, ठीक है, जो कि ज़्यादा है। देखो यहाँ पे ये टेम्परेचर कितना है, 413, और वहाँ कितना है, देखो 443 केल्विन। तो अगर आपने टेम्परेचर में इतना सा भी चेंजेस किए तो वो वहाँ से H2O
ठीक है, मतलब 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बजाय फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल चाहिए रहेगा, ठीक है, और वहाँ से फिर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, H2O ही एलिमिनेट होगा। ऐसा नहीं है कि आपका H2O एलिमिनेट नहीं होगा, H2O ही एलिमिनेट होगा। बस बात सिर्फ इस बात की है कि वहाँ पर जो है आपके 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच से नहीं होगा, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि CH3 CH2OH, ये देखो, तो यहाँ का OH और यहाँ का H, ये ऐसे, मतलब एक ही मॉलिक्यूल का H भी निकलेगा और एक ही मॉलिक्यूल का OH भी निकल जाएगा, तो वहाँ से क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। तो अगर मान के चलते हैं आप लोगों को पूछा जाए कि बताइए, शॉर्ट नोट लिखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए, तो आपको 413 केल्विन वाले टेम्परेचर को भी एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ में आपको 443 केल्विन वाले टेम्परेचर से जो अल्कीन बन रही है आपको उसको भी एक्सप्लेन करना है। ये दोनों ही चीज़ें आपको वहाँ पे क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज की मार्किंग के लिए ऐसा आ गया, डिस्कस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो जैसा कि मैंने मार्क कराया पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 में आप ये एग्जाम्पल ले लीजिएगा, और उसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक और, अच्छा पॉइंट नंबर 3, हाँ पॉइंट नंबर 3 में एक ये एग्जाम्पल ले लीजिएगा, ठीक है, और बस ख़त्म, और कुछ नहीं। अच्छा, और उसके अलावा एक चीज़ थोड़ा सा और ध्यान रखना, ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आप करा रहे हो ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये आपके फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को। कौन सी वाली मैकेनिज्म को, SN2 मैकेनिज्म को, ठीक है। अच्छा, डू यू नो में आपको पूरी की पूरी मैकेनिज्म दी हुई है, बट आपको मैकेनिज्म पेपर में नहीं आएगी, क्योंकि साफ साफ किताब में लिखा है कि डू यू नो जैसी चीज़ों को यूज़ नहीं किया जाए, किस पर्पज़ के लिए, इवैल्यूएशन वाले पर्पज़ के लिए, ठीक है, डन, ओके। तो आगे बढ़ते हैं फिर, अभी क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही फेमस, अगेन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इस चैप्टर में देखो बहुत सारी फेमस आपको नेम रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, है ना। इस चैप्टर में बहुत सारी फेमस आपको क्या देखने को मिल रही हैं, नेम रिएक्शंस देखने को मिल रही हैं। कुछ नेम रिएक्शंस पीछे चली गई, जैसे डाउस प्रोसेस चला गया, ये चला गया, वो चला गया, और यहाँ पर अब एक और नेम रिएक्शन आई है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो डायरेक्टली यहाँ से ये पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट ऑन, ठीक है, सीधा सीधा आपको यहाँ से ये पूछ लेगा, शॉर्ट नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के लिए आप बताइए कि कितना, क्या, कैसे, क्या होगा, ठीक है, डन। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, तो चीज़ों पे आ जाओ फटाफट। क्या बोला जा रहा है, सिंपल एज वेल एज मिक्स ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी बाय विलियमसन सिंथेसिस। मतलब विलियमसन सिंथेसिस को क्या करने के लिए, आप लोगों का ईथर बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कैसे बनाया जाता है ईथर, उस पर बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ईथर बनाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो होता है आप लोगों का अल्काइल हैलाइड। आप अल्काइल हैलाइड लेते हो, है ना। अल्काइल हैलाइड में क्या करते हो, आपको मिक्स करना होता है। क्या मिक्स करना होता है, सोडियम एल्कोक्साइड या फिर सोडियम फेनोक्साइड, ठीक है, और आप लोगों का प्रोडक्ट बन जाता है, ख़त्म। तो आपका पॉइंट नंबर 1 आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 2 आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा। अच्छा, ध्यान रखना मैं अभी पढ़ा नहीं रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखना मैं अभी पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं ऑलरेडी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन करवा चुकी हूँ, मैं अभी इससे बुक्स में मार्किंग करा रही हूँ। नहीं तो तुम्हारा शायद ऐसा एटीट्यूड हो जाए, अरे आप तो बताते ही नहीं हो रिएक्शन को, बस ऐसा ऐसा होता है, ये वो पढ़ा चुके हैं भाई, अभी तो सिर्फ मार्किंग करवा रहे हैं, ठीक है, अभी सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे क्या बोला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। अब सभी ने जो इससे पहले वाला चैप्टर है ऑर्गेनिक का, अल्काइल हैलाइड्स, उसमें SN1 मैकेनिज्म पढ़ा है, उसमें SN2 मैकेनिज्म पढ़ा है। तो ये जो विलियमसन सिंथेसिस है ये कहाँ से
कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है? ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। और जैसा कि मैंने जब पढ़ाते वक्त विलियमसन सिंथेसिस को पढ़ाया था तो मैंने वहाँ डिटेल बताई है कि आप जो अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हो वो अल्काइल हैलाइड क्या हो सकता है और क्या आपका नहीं हो सकता। तो एक बार ना थोड़ा सा अपनी नोट्स कॉपी को ना रेफ़र कर लेना, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस का वहाँ से सवाल आने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अच्छी खासी मतलब अच्छी खासी। तो वहाँ पे जब आप देखोगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को तो आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा कि अच्छा ये बोलना चाह रही थी, अच्छा ये नहीं बोलना चाह रही थी। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें और कुछ बता सकते हो क्या? ये लिख देना कि द अल्काइल हैलाइड यूज इन दिस रिएक्शन मस्ट बी प्राइमरी। मतलब अगर आप अल्काइल हैलाइड जितने कम डिग्री का लोगे ईल्ड उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड जितने कम डिग्री का आप लोगे ईल्ड उतनी ही अच्छी होगी, वो आपसे ये कहना चाह रहा है। उसके अलावा फिर चौथे पॉइंट में मतलब एक नेक्स्ट पॉइंट इसको कर लेना, नेक्स्ट पॉइंट इसे कर लेना और यहाँ पे तुम्हारा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का शॉर्ट नोट खत्म। बाद में जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि आप जितना क्या लोगे, छोटा लोगे अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री है ना, रिएक्शन आप लोगों की उतनी ज़्यादा अच्छी ईल्ड देगी। बट अगर आप लोगों ने सेकेंडरी या फिर क्या यूज़ कर लिया, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूज़ कर लिया, तो रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा? अल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और वहाँ पे होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये वाला भी अपना एक पॉइंट विलियमसन सिंथेसिस में रखोगे। उसके अलावा जो अराइल हैलाइड्स होते हैं या फिर जो ब्रिज हेड कंपाउंड्स होते हैं वो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देते। तो ये पूरा का पूरा मार्किंग है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का। मैं ध्यान बता दूं कि नोट्स कॉपी को बहुत अच्छे से रेफ़र करना, क्योंकि जब आप नोट्स कॉपी को बहुत अच्छे से रेफ़र करोगे तो विलियमसन सिंथेसिस के मैंने वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको देखना करवाए हैं। तो वो जो क्वेश्चंस तुमको करवाए हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस के, वो पेपर में एकदम तुमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, वो एकदम पूछे जाएंगे तुमसे कि बताइए कि इसमें मिलाया तो कौन सा ईथर बनेगा, या फिर एक ईथर बन चुका है तो बताइए अल्काइल हैलाइड कौन सा रहा होगा, है ना, और आप लोगों का क्या कहते हैं वो अल्कोक्साइड कौन सा रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको ये चीज़ नोट्स कॉपी की पढ़ना आवश्यक है। अगर तुम नोट्स कॉपी की वो पढ़कर रखोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अगर तुमने नोट्स कॉपी नहीं पढ़ी, सिर्फ सोच रहे हो कि शॉर्ट नोट रट लेते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैन यू थिंक देखो ये वही वाली चीज़ है जो मैं भी बोल रही हूँ ना कि नोट्स कॉपी पढ़ लेना, ये कैन यू थिंक उसी से रिलेटेड है। तो इसीलिए नोट्स कॉपी ज़रूर पढ़ना, नोट्स कॉपी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा अब आगे कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम्स में। ये प्रॉब्लम तो आपको खैर अपनी नोट्स कॉपी में लिखना ही है विदाउट एनी डाउट कि अरे मैडम इसको लिखें इसको नहीं लिखें, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, खैर और उसके अलावा नेक्स्ट में आता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन। तो एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने ऊपर पढ़ ली थी अल्कोहल्स वगैरह की, और एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अभी आ रही है आपके ईथर की। तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि डाईमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर का मतलब ऑक्सीजन, उसके बाजू में CH3, इधर भी CH3, और इथाइल मिथाइल ईथर का मतलब CH3O C2H5। तो ये लोग जो होंगे वो गैस होंगे और अदर ईथर्स जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं। सो ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, दे हैव प्लीजेंट ओडर्स, नॉट ऑर्डर, दे हैव प्लीजेंट ओडर, ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 2। ठीक है, डन। अच्छा, उसके बाद आप लिखेंगे लोअर ईथर्स आर हाईली वोलेटाइल, दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 3। उसके बाद लिखेंगे हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 4। डन, ठीक है। और उसके अलावा तो एक नियम जो सभी के साथ फॉलो होता है और यहाँ पे भी फॉलो होगा, वो ये कि 5वां पॉइंट कि जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये आपका पॉइंट नंबर 5। इसके लिए आपको ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई 5 प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है,
इसके अलावा एक और में आ जाते हैं, इसमें ये लिखना है ईथर पजेस अ स्मॉल नेट डाइपोल मोमेंट। क्यों होता है वो डाइपोल मोमेंट, क्यों जीरो नहीं होता, ये सब आपको ऑब्वियस है कि कोई भी एक्सप्लेन करने को नहीं पूछेगा, बट आप सिर्फ इतना सा लिख दीजिए कि ईथर पजेस अ स्मॉल नेट डाइपोल मोमेंट, सो दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 6, और उस पॉइंट नंबर 6 के साथ आप ये डायग्राम बना दीजिएगा, डन। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा कुछ सॉल्युबिलिटी के बारे में भी होगा। हाँ, ईथर्स के अंदर क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है एक ईथर और दूसरे ईथर के बीच में, ठीक है, एक ईथर और दूसरे ईथर के बीच में, इसे कहते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ईथर और दूसरे ईथर के बीच में, इसे क्या कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डन। अच्छा, तो ईथर्स में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा हमें लगता है, ठीक है, हमें क्या लगता है, बराबर ईथर में भी होगी। तो देखो, ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो है, बट दो ईथर्स के मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी क्या होता है कि हाइड्रोजन होना। अब जो ईथर्स है ROR, उसमें तो आपको कहीं हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसीलिए यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है ईथर्स में, ठीक है, लेकिन ईथर और वाटर के बीच में होती है। किसके बीच में, ईथर, एक मॉलिक्यूल ईथर का और एक मॉलिक्यूल किसका होता है, आप लोगों के, एक मॉलिक्यूल किसका, आप लोगों के वाटर का, ठीक है। तो दो ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको दिखे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये लिखना कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इज नॉट प्रेजेंट इन ईथर्स। ये हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज का पॉइंट नंबर 7, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सॉल्युबिलिटी पे आते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी पे हम ये लिखेंगे कि ईथर्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, ठीक है, देयरफॉर दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। ये बन जाएगा पॉइंट नंबर 8। तो टोटल आप लोगों के पास में कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, टोटल आपके पास हो गई हैं 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप लोगों के पेपर में 2 मार्क क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क क्वेश्चन आ रहा है, कितने मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, उसके हिसाब से आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, पहले जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी ना, पुरानी टेक्स्ट बुक में एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस था कि जो ईथर्स होते हैं, ईथर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो अगर ईथर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर ईथर्स की सॉल्युबिलिटी तो लो होनी चाहिए। तो ईथर्स की सॉल्युबिलिटी लो क्यों नहीं होती, तो ये गिव रीज़न पहले के ज़माने में बहुत ही फेमस होता था, तो यह खैर अभी भी उतना ही फेमस है, हमको उसको नोट डाउन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 मैं अभी यहाँ पे बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये लिखना है कि वाई ईथर्स आर सोल्यूबल इन वाटर, वाई ईथर्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, ईथर्स पानी में क्यों सोल्यूबल होते हैं, आपको ये पूछना है। तो ऐसे केस में हम लोगों को इसका आंसर ये लिखना है, देखो जो मैं येलो मार्किंग करा रही हूँ ना, आपको वो लिखना है, द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन ईथर्स, दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 1 फॉर दिस आंसर। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसके बाद ये लिखेंगे सॉल्यूबल ईथर्स कैन, अरे ये कहाँ गया, एक मिनट, ईथर्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, ठीक है, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 2 इस क्वेश्चन का। और पॉइंट नंबर 3 में आप ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और पॉइंट नंबर 4 आपका ये रहेगा, ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, ठीक है, देयरफॉर डाल देना, देयरफॉर सोल्यूबिलिटी या फिर मिसिसिबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, इसीलिए इनकी सोल्यूबिलिटी या तो ज़्यादा होती है या फिर इनकी सोल्यूबिलिटी सिमिलर होती है। ये आप वहाँ पे अपना आंसर रिपोर्ट कर देना।
सो 5 क्वेश्चन हमने मार्क कर लिए। छठवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ से शुरू हो रही हैं, तो चलो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ देखते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई एक बॉटल है, उस बॉटल के अंदर अगर आपके पास ईथर है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस बॉटल के अंदर भाई ईथर है, कैसे पता चलेगा? तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है ईथर्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। ईथर्स कैसे हैं? न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं। अच्छा, डन, ये वाली चीज़ आपको लिखनी होगी। ओके, अब उसके अलावा दूसरा आपको ये याद रखना है, डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस, कोल्ड डाइल्यूट एसिड्स, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एक्टिव मेटल्स। ध्यान रखना, ईथर्स ऑलमोस्ट किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा मतलब वो न्यूट्रल है। हाँ, लेकिन अगर आप ईथर्स को कहोगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो भैया ईथर्स क्या हो जाएगा, आपका रिएक्ट कर जाएगा। होता कैसा है कि जो अल्केन होते हैं, अल्केन्स की भी जो रिएक्टिविटी होती है ना, वो रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। वो पानी के साथ भी बहुत कम रिएक्ट करेंगे, एसिड्स के साथ भी नहीं, बेस के साथ भी नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी नहीं। तो इसका मतलब आप पता कैसे लगाओगे यार कि ईथर में और अल्केन में डिफरेंस, मतलब हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि फलाना चीज़ इज ईथर या फलाना चीज़ इज क्या कहते हैं अल्केन, आप पता कैसे चलोगे? तो आप क्या करोगे, अल्केन लोगे, अल्केन की रिएक्शन करवाओगे। अल्केन की रिएक्शन अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं होगी, बट ईथर की रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो जाएगी, बस पता चल गया कि अच्छा ये फलाना चीज़ हमारी ईथर है और ये फलाना चीज़ हमारी अल्केन है। तो ये वो तरीका है जिससे हम आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है, किसको, ईथर्स को हाइड्रोकार्बन से। तो अब आपको ये वाली चीज़ पेपर में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना ये तुम लोगों का, हाँ, कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, ठीक है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश ईथर एंड अल्केन फ्रॉम ईच अदर। आप ईथर और अल्केन को किस तरीके से एक दूसरे से अलग दिखाओगे? तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, यही आपकी मार्किंग है। प्रॉपर तरीके से इसको पॉइंट्स में मार्क करके रख लेना। बट अगर तुम ये एग्ज़ाम कोविड के सिलेबस में दे रहे हो, तो ये वाली चीज़ आप लोगों के सिलेबस से डिलीटेड है, अगर दे रहे हो तो। अदरवाइज आपको कोई इशू नहीं, आप इसको मार्क कर सकते हो। तो जज कर लेना कि भाई कोविड वाले हो नहीं हो, अगर हो तो डिलीट कर देना, नहीं तो फिर पढ़ लेना। खैर, आगे है रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर्स, है ना, आपको रिएक्शन बतानी है अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर्स की वजह से। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। ईथर्स कंबाइंड विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म परऑक्साइड। अच्छा, और जितने भी ईथर्स हैं, अगर आप उनको परऑक्साइड में, मतलब अगर आप उनको हवा में छोड़ोगे, ठीक है, जो हवा में छूट चुके हैं वगैरह वगैरह, उन सब के अंदर क्या हो जाएगा, परऑक्साइड आ जाएगा। और परऑक्साइड बहुत ही डेंजरस होते हैं, वायलेंटली हाई टेम्परेचर पे मतलब रिएक्ट कर जाते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा, पहले तो ये इसका क्वेश्चन ना आपके एमसीक्यू में पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऑल ईथर्स विच हैव बीन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर कंटेन्स परऑक्साइड। मतलब क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि अगर किसी ईथर को हवा में छोड़ दिया गया तो बताइए क्या बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ आप लिख सको कि अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे यार परऑक्साइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, परऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो पॉइंट है नोट्स में लिखना है अलग से, तो खैर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बाद में तुमको, हाँ, ये रिएक्शन पेपर में अलग से पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन अ रिएक्शन, राइट डाउन, ठीक है, राइट डाउन, एक मिनट, राइट डाउन अ रिएक्शन बिटवीन ईथर्स, ठीक है, एंड O2। ईथर्स और O2 के बीच में क्या लिखिए, रिएक्शन लिखिए। ये आपको पूछ लिया जाएगा। तो अगर ये पूछ लिया जाता है तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, सिर्फ इतनी सी रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन, इसके बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, ये वो वाली रिएक्शन है।
तो चलो मूव करते हैं, फिर क्या बोल रहा है इसमें। तो रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोलिसिस। अच्छा चलो ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक भी होना चाहिए और हॉट भी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, यानी कि आप उसमें पानी ऐड कर रहे हो। तो देखो पहले क्या हुआ था, 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल लिए थे और उसमें से पानी निकाला था, तो क्या बन गया, ईथर बन गया। और इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ईथर के मॉलिक्यूल लिए हैं और उसमें पानी डाल रहे हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, तो आपका क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। तो अगर आपका ये ROR है तो दोनों ही सेम टाइप के अल्कोहल, एक R है और एक R' है, तो एक बार OH R के साथ लगा देना, एक बार OH R' के साथ लगा देना, ठीक है। बस ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में फ्रॉम पॉइंट, इसको नोट्स में लिख लेना, नोट्स नंबर 2 में। ये पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिएक्शंस के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन आपको पूछी जा सकती है, उसके नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसका कोई शॉर्ट नोट वगैरह मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे और क्या चीज़ें बोली है। रिएक्शन विथ PCl5, ठीक है, PCl5 के साथ आपको रिएक्शन बतानी है। तो PCl5 के साथ रिएक्शन बड़ी सिंपल है, जो R है उसके पीछे भी Cl लगा दो, जो R' है उसके पीछे भी Cl में लगा दो, और बाई प्रोडक्ट बन जाएगा POCl3। मुझे नहीं लगता कि अलग से इसके ऊपर कोई शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, सीधा पेपर में रिएक्शन पूछी जाएगी, दे देगा CH3OCH3, तो दोनों CH3 के पीछे Cl लगा देना। तो इस रिएक्शन को भी नोट्स नंबर 3 में इंक्लूड कर लो। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको सीधा सीधा एग्जाम पेपर में रिएक्शंस पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद है रिएक्शन विथ हॉट कंसनट्रेटेड एसिड। अच्छा, यूजुअली हम जो एसिड लेते हैं वो होता है यहाँ पे HI, क्योंकि रिएक्टिविटी एसिड्स में बहुत ज़्यादा किसकी होती है, HI की। क्यों होती है, इससे पहले जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया है तब भी मैंने बताया है, मैंने P ब्लॉक पढ़ाया है मैंने तब भी बताया है, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि HI, HBr, HCl, HF इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर वैसा क्यों है ना, कई बार मैं इससे पहले आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ऐसे केस में ये आपके रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, हम लोग जनरली ईथर्स में जब HCl, HBr, HI इस टाइप के रिएक्शंस में जब इस तरीके की चीज़ें कुछ डालते हैं तो हम HI का यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है JEE पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका तो मैंने काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ाया है नोट्स कॉपी में तुम लोगों को, काफ़ी डिटेल में। खैर, मैकेनिज्म आपको इसकी मतलब नहीं है। उसके बाद आगे रुक जाओ, ये आपको याद रखना है, ये रिएक्शन इसको भी अपने नोट्स में ही इंक्लूड करके रखना, ठीक है। कि जब अगर हमने एनिसोल लिया, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनिसोल कैसे कहते हैं। जैसे बेंजीन रिंग विथ OH इज नोन एज फेनॉल, बेंजीन रिंग विथ CHO इज नोन एज बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग विथ COOH इज नोन एज बेंजोइक एसिड। वैसे ही बेंजीन रिंग विथ OCH3 इज नोन एज एनिसोल, है ना, आपको ये पता होना चाहिए। तो आप मार्क कर लेना कि अच्छा चलो ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिसोल कहते हैं। डन, मार्क कर लोगे। अच्छा, तो ये नोट्स कॉपी में आ जाएगा आपका, ये पूरी की पूरी रिएक्शन पहले तो नोट्स कॉपी में आनी चाहिए, नोट्स नंबर 3 में, और नोट्स नंबर 4 में स्पेसिफिकली ये आना चाहिए, नोट्स नंबर 4 में एनिसोल का स्ट्रक्चर 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, एनिसोल, ठीक है, 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। खैर, आगे कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स। अगर आपके पास एक ईथर है तो क्या आप उसमें एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन मान लेते हैं आपसे उसने पूछ लिया। फिर क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ये जो पूरा का पूरा पॉइंट है, ये पूरा का पूरा पॉइंट, इससे खुद एक क्वेश्चन क्रिएट कर लिया जाएगा। इससे खुद जो क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा वो ये रहेगा कि ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईथर, या ड्रॉ रेजोनेंस अकरिंग इन ईथर। तो आपको ये चारों के पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ईथर्स में ड्रॉ करके देने हैं। ख़त्म बातचीत, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद और क्या याद रखना है,
नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। हेलोजिनेशन अगर ईथर्स पे हुआ, ईथर्स में स्पेसिफिकली वो एनिसोल ले रहा है। जैसे तुम्हें याद होगा, इससे पहले हम लोगों ने अभी ऊपर लास्ट क्लास में फिनॉल्स के ऊपर हम लोग नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन ये सब करवा कर आए थे, याद होगा तुमको, है ना? हाँ, याद आया। तो वैसे ही अभी सेम वही रिएक्शन आपको यहाँ पे भी करवानी है। तो ये उतना कठिन नहीं है, बस आप इतना याद रखिए, अगर आप एनिसोल लेंगे, ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं तो Br2 के साथ CH3COOH लगेगा, ठीक है। और एक बार ब्रोमीन पैरा पोजिशन पे जाएगा, एक बार ब्रोमीन आपके ऑर्थो पोजिशन पे जाएगा। पैरा वाला मेजर होगा और ऑर्थो वाला माइनर होगा। ये बहुत ही सिंपल है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई आपको एबनॉर्मल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। नॉर्मल कि एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, बात खत्म, सीधी। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट नाइट्रेशन को देखो जरा, तो इसको अपने नोट्स में लिखना, इसको अलग से शॉर्ट नोट वॉट नोट मत बनाओ, इसके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, बट व्हाट विल हैपन इफ एनिसोल अंडरगो ब्रोमिनेशन, तो आपको सीधा अपने वर्ड्स में लिख देना कि व्हेन एनिसोल अंडरगो ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड CH3COOH इट विल गिव ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी मेजर, और ये रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, छोड़ो नोट्स, क्या क्वेश्चन आंसर ही लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ऐसे लिखना कि राइट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखना हेलोजिनेशन, कौन सी वाली, इन एनिसोल। तो अभी जो मैंने पूरा का पूरा डिक्टेट किया वो आपको लिखना है। क्या डिक्टेट किया? टोटल 3 पॉइंट्स में मैंने चीज़ों को डिक्टेट किया है। पहला पॉइंट आप लोगों का क्या है कि इन एनिसोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, पैरा प्रोडक्ट इज मेजर, दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, Br2 CH3COOH, ठीक है। ये इस तरीके से अपना जवाब देना है और तुम्हारा खत्म कहानी, दैट्स ऑल। और उसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रेशन। देखो, नाइट्रेशन में भी सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, वहाँ पे Br2 और CH3COOH था, यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, बस फ़र्क इतना है। और यहाँ पे भी मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला है, यहाँ पे भी मेजर माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 10 बना लेना कि राइट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रैकेट में लिख देना नाइट्रेशन, ये इस तरीके से, डन। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब एक और रिएक्शन है यहाँ पे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट की यहाँ पे दोनों रिएक्शन होती हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी शो करता है ये, और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी ये शो करता है। दोनों प्रकार की रिएक्शंस को ये दिखाता है। तो पेपर में आ सकता है क्वेश्चन नंबर 11 कि राइट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है, राइट फ्रीडल, एक मिनट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है, इन एनिसोल, एनिसोल में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखिए वगैरह वगैरह। तो ये तो देखो पूरा का पूरा ही आपको लिखना है, इसमें कोई छोटी मोटी मार्किंग नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके अलावा ये जो आपका पूरा का पूरा ऊपर आपको रिएक्शन दिख रहा है, दिस कंप्लीट रिएक्शन, ये पूरा का पूरा इस तरीके से, डन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एनिसोल की मार्किंग कंप्लीट कर ली। आखिरी पॉइंट बचा है इस चैप्टर का, यूजेस अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स के। तो क्वेश्चन नंबर 12 तुम खुद ही बना लो कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स। तो 2-2 पॉइंट दिए हैं, 2-2 पॉइंट में अपना आंसर लिख देना, है ना। अच्छा, अब देखिए ध्यान रखना, इसमें ऐसा लिखना मिथाइल अल्कोहल इज़ यूज, मतलब देखो पेंट एंड वार्निशेस, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से अल्कोहल को एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है? MHT CT जैसे एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। कैसा होता था ठंडी के वक्त, तुमने सुना होगा ना कि कई बार गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है ना, अच्छा, सेल्फ स्टार्ट नहीं लेती है। कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, बल्कि उनके साल के पूरे 12 सीज़न में सिर्फ ठंडी ठंड रहती है यार। तो ऐसी जगहों के जो इंजन्स होते हैं, उनमें जो अपन जो भी इंजन ऑयल डालते हैं या फिर जो भी अपन उसके अंदर लिक्विड यूज़ करते हैं, उसमें कुछ एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है, ताकि वो ठंडी के वक्त गाड़ियाँ ऐसा पुराने ज़माने के समान बंद ना पड़ें। उसके अलावा ईथर्स के बारे में आपको क्या यह पता होना चाहिए कि ईथर्स एनेस्थेटिक के तौर पे सर्जिकल ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। एनेस्थेशिया, बेहोश करने के लिए, ऑपरेशन से पहले सुना होगा, बस उसी पर्पस के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बाकी तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिनॉल के बारे में एक पॉइंट आपके पता होना बहुत ही ज़रूरी है
कि जो एक बहुत ही फेमस पॉलीमर है, बहुत ही फेमस पॉलीमर, ठीक है, बेकलाइट, तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं वो इस बेकलाइट के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो बेकलाइट होता है, ये बेकलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को मिक्स करके बनता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा फिनॉल्स को एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। एयर फ्रेशनर, डिओड्रेंट, माउथ वॉश, है ना, फ्लोर क्लीनर, मतलब कोई भी साफ सफाई वाली चीज़, कीटाणु को मारने वाली, उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, सो वी आर डन विथ इट। यहाँ पे हम लोगों का ये वाला टॉपिक फिलहाल ओवर होता है। चैप्टर की पूरी नोट्स मार्किंग हो चुकी है। अच्छा, अब अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आऊँ तो ये वाला तुम्हें अपनी नोट्स कॉपी में ऑब्वियसली लिखना होगा, क्वेश्चन नंबर 13। और भी अगर कोई छूट गए हैं तो जितने भी छूट गए हैं इस एक्सरसाइज में से, वो सारे के सारे आपको आपकी नोट्स कॉपी में लिखकर रेडी रखना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे इस चैप्टर की नोट्स मार्किंग रोकते हैं। अभी वैसे तो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन्स वाला स्टार्ट हो गया है आई थिंक, है ना। तो अभी जो नेक्स्ट नोट्स मार्किंग